तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम दो स्टॉक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो उससे पहले एक बार आप मार्केट परफॉर्मेंस देख सकते हो आज की। तो अगर आज के मार्केट के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आपको हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देगी, चाहे निफ्टी 50 हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी आईटी हो, चाहे एसएनपी स्मॉल कैप, हर जगह आपको हरियाली दिखाई देगी। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आज देखने को मिली है। और एडवांसेस और डिक्लाइन की बात करें तो 1261 जो स्टॉक्स है वो जो है उन्होंने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, और 788 स्टॉक्स जो है उन्होंने रेड में क्लोजिंग दी है। तो एडवांसेस वाले स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा थे अगर डिक्लाइन वाले स्टॉक्स से कंपेयर करें। और अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक्स की परफॉर्मेंस की, जो ज़्यादा एक्टिव स्टॉक्स थे, एचडीएफसी बैंक, भेल, रिलायंस। तो आज बात करें दोस्तों, भेल, गेल, पेल, शेल, तेल, सारी कंपनीज में जो है इस तरह की कंपनीज में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो है निफ्टी 50 ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो अगर आगे बात करें मार्केट हाइलाइट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी, बैंक और ऑटो सेक्टर ने जो है सेंसेक्स को 550 पॉइंट ऊपर उठा दिया। और निफ्टी जो है अगर पॉइंट्स के हिसाब से बात करें तो 180 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली। एनटीपीसी, ओएनजीसी, इस तरह के सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें तो चलिए स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑटो सेक्टर के एक बारे में बता रहा था दोस्तों मैं। तो ऑटो सेक्टर में जो है ऑटो कंपनीज के जो मंथली जो उनका सेल और परचेज का जो डेटा है वो जारी हो चुका है। और जो है काफ़ी बहुत सारी ऑटो कंपनीज ने काफ़ी रोबस्ट जो है अपनी सेल दर्ज की है वाई ऑन वाई बेसिस पे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ऑटो सेक्टर जो है उसके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी, अगर मारुति सुजुकी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि टाटा मोटर्स ने तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स की सेल जो है वो कम हुई है, तो उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स ने जो है ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी सेल दर्ज की है, तो उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी है, जिसकी वजह से जो है निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए दोस्तों, सिरका पेंट्स के बारे में पहली न्यूज़ है। तो यहाँ पर बात की जाए, काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रखी हैं सिरका पेंट्स के बारे में। तो शायद इन मीठी बातों को देखकर ही जो है सिरका पेंट्स में आज 2% के आसपास की तेज़ी दिखाई दी है। तो ये बातें जो है जनरली हमें पहले से ही पता है, क्योंकि जो कंपनी का रिजल्ट आया था, क्वार्टर रिजल्ट, वो हमने देख लिया था। तो उसी के बारे में जो है इसमें बात की गई है। सिरका पेंट्स के बारे में बोला गया है कि इम्प्रेसिव रिजल्ट्स एंड आउटलुक, तो वो तो हमने देख ही लिया था। सिरकाज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, स्टेबल फाइनेंशियल, तो ये तथ्य जो इन्होंने गिनवाए हैं कि सिरका की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, स्टेबल फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है और कम्पिटिटिव मार्केट पोजीशनिंग जो है, वो सभी इसके बारे में पॉजिटिव्स हैं। तो तभी तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये बातें हमें पहले से ही पता है। तो कंपनी जो है एक्सपेक्ट करती है कि जो करंट ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यू रह सकता है। और टारगेट है इसका 400 करोड़ टॉप लाइन ग्रोथ का नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो 400 करोड़ की टॉप लाइन ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, कोई खास बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर सिरका पेंट्स की बात करें तो चलो एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सिरका पेंट्स जो है आज 2% की तेज़ी के साथ परफॉर्म किया। तो शायद उस न्यूज़ की वजह से ही तेज़ी दिखाई दी हो, बाकी कोई न्यूज़ तो मुझे मिली नहीं इसके अलावा। और अगर बात करें ऑल टाइम रिटर्न्स की, तो ऑल टाइम रिटर्न्स आपके सामने है। पैसा 8 गुना कर दिया है कंपनी ने। अगर लिस्टिंग की बात की जाए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा जिगजैग तो ज़रूर दिखा। 1 जून 2018 से कंपनी बाजार में है। लगभग पूरे जो है आप मानकर चल सकते हो 5 साल कंपनी को हो चुके हैं बाजार में। तो 5 साल में पैसा 8 गुना कर दिया है। तो वो भी एक, चलो माइक्रो कैप कंपनी है और भी तेज भागनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी, देखिए आप चार्ट में बिल्कुल 45 डिग्री पे आपको चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर जो है अगर आप एंगल बनाओ तो बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा जिग जैग मोशन जरूर बीच बीच में है, लेकिन कोई भी बड़ा करेक्शन, किसी भी प्रकार का ज़्यादा बड़ा करेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वैसे नहीं है, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी तो है। और अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र जो है 2300 करोड़ का नज़र आएगा आपको। तो एक माइक्रो कैप कंपनी आप इसको कहकर चल सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसको माइक्रो कैप कंपनी जो है कहना वैसे
ठीक नहीं है, क्योंकि जो देखिए इसका जो मार्केट साइज है उसमें जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, बिल्कुल एक माइक्रो कैप की तरह चलनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आप चार्ट देखो बिल्कुल एशियन पेंट की तरह दिखाई देगा, और एशियन पेंट में कुछ ज़्यादा ही जो है वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर चार्ट बिल्कुल कंसिस्टेंट आपको दिखाई दे रहा है और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरह की कंसिस्टेंट कंपनीज में अगर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी उसे समझना चाहिए। तो कंपनी का पीई वैसे इतना ज़्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ जो है, और अगर बात की जाए कंपनी का आरओई, सबसे ज़्यादा कंपनी का बिजनेस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। कंपनी मार्केट की लीडर है या नहीं, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं जो अगर पीई की बजाय। लेकिन पीई आप यहाँ पर देख सकते हो मात्र जो है 48 का पीई आपको दिखाई देगा। अगर एशियन पेंट से कंपेयर करने जाओ तो एशियन पेंट्स का जो पीई है वो आपको अबाउ 70 ही दिखाई देगा। तो कंसिस्टेंसी एशियन पेंट्स के इक्वल है और पीई उससे कम है, यानी उससे सस्ती वैल्यूएशन पे आपको ये मिल रहा है। और अगर बात की जाए कंसिस्टेंसी, बिल्कुल एशियन पेंट्स के इक्वल या उससे अच्छी कंसिस्टेंसी कही जा सकती है, और रिटर्न्स भी उससे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो है नेक्स्ट एशियन पेंट्स इसको कहा जा सकता है। तो अभी तो काफ़ी जल्दबाजी होगी कहना, बाकी अभी तक की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी देख सकते हो आप। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना चाहो, हालांकि डेटा थोड़ा कम अवेलेबल है दोस्तों, क्योंकि कंपनी जो है 2018 से ही बाज़ार में है। तो अगर नेट प्रॉफिट देखना चाहो, अगर कोविड के डिप को छोड़ दिया जाए तो आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और अगर सेल्स देखना चाहो तो सेल्स में किसी भी प्रकार का कोई भी डिप, चाहे कोविड हो या ना हो, कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल आपको अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई देगी। और अगर बात करें नेट प्रॉफिट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो यहाँ पर थोड़ा कंसिस्टेंसी आपको कम दिखाई देगी, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी। और अगर बात करें सेल्स की, तो सेल्स में भी थोड़ा सा कम कंसिस्टेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो इसके प्राइस में भी आपको दिखाई देती है, थोड़ा जिग जैग मोशन प्राइस में दिखाई दे रहा है। वैसे जो है चलो ठीक है, हाईएस्ट एवर सेल्स कही जा सकती है जो अब की बार इसकी जो सेल्स है। कंपनी का रिजल्ट हमने देखा था, कंपनी की टॉप लाइन जो है सभी पेंट्स कंपनी से अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ इसमें देखने को मिली थी। हालांकि बॉटम लाइन तो थोड़ा कम थी अदर जो है पेंट्स कंपनी से कंपेयर किया जाए। तो अगर कंपनी का बिजनेस की बात की जाए तो वो सब कुछ जो है एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बता चुका हूं कि कंपनी जो है प्रीमियम वुड कोटिंग सेगमेंट से बिलोंग करती है। और वुड कोटिंग में, प्रीमियम वुड कोटिंग में ये कंपनी नॉर्थ इंडिया में मार्केट की लीडर है। तो हालांकि इसका मार्केट जो है छोटा है, लेकिन कंपनी का साइज भी उसी हिसाब से छोटा है। लेकिन जो है यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई ग्रासिम का फियर, कोई किसी भी प्रकार का, कितने भी प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर पेंट सेक्टर में, पेंट इंडस्ट्री में एंटर कर ले, किसी का भी कोई भी फियर नज़र नहीं आएगा। सिरका पेंट्स जो है अपनी ही धुन में मगन है, अपनी ही धुन में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलता जा रहा है। तो चलो आगे देख लेते हैं थोड़ा टेक्निकल्स इसके। तो देखिए दोस्तों, आज की अगर बात की जाए तो 405 रुपये तक लगभग ये चला गया था। तो 405 रुपये तक गया था, तब भी मात्र 6% का ही डिस्काउंट अवेलेबल था। तो कोई खास डिस्काउंट अभी ये नहीं दे रहा है। तो अगर इसमें और ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, 400 रुपये का स्पोर्ट जो है बार बार लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर हम देखें तो जो नीचे अगर स्पोर्ट हम देखें तो 400 रुपये के आसपास का स्पोर्ट, 400 रुपये के बार बार जो है 405 या 400 रुपये से स्पोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो अगर गिरता है ये 400 रुपये से नीचे, तो अगर मेरी स्ट्रेटजी की बात करें तो मैं तो एक दो स्टॉक जो है ऐसे ही उठाता रहता हूँ। तो अगर एक दो स्टॉक आप उठा सकते हो मेरी तरह, तो 400 रुपये पर भी उठाए जा सकते हैं। अगर आपके पास एक भी क्वांटिटी नहीं है तो 2-4 स्टॉक आप यहाँ पर उठा सकते हो। और अगर बात की जाए 2-4 शेयर यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। और अगर बात की जाए फिर अगर आगे आपको नीचे ये, तो 50-50 रुपये के गैप पर आप इसमें स्पोर्ट मान सकते हो। लेकिन 25-25 रुपये पर भी आप जो है खरीदारी करके चल सकते हो। तो 350 रुपये का स्पोर्ट आप यहाँ पर आगे जो है मानकर चल सकते हो। 350 रुपये के आसपास का स्पोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो उसके बाद जो है नीचे 300 रुपये के आसपास का स्पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो है इस तरह से आप जो है 50-50 रुपये के गैप पर जो है स्पोर्ट आप देख सकते हो। तो
जैसे पहले हमने फॉर एग्जांपल इस लेवल पे 2 क्वांटिटी ले ली, फिर 50 रुपये गिरता है तो उसका डबल 4 क्वांटिटीज ले ली, फिर अगर 50 रुपये और गिरता है तो फिर जो है उस हिसाब से 8 क्वांटिटी ले सकते हो। तो जो है इस तरह से आप काम कर सकते हो इस तरह के स्टॉक्स में। इससे जो है आप ऊपर के लेवल पर ट्रैप भी नहीं होगे और आपके पास जो है कुछ क्वान्टिटीज जमा भी होती रहेंगी। तो इससे जो है ऊपर के लेवल पर ट्रैप होने से बचा जा सकता है। बाकी कोई कोल्ड टिप रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च के हिसाब से ही काम करें। कंपनी मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट कही जा सकती है। चार्ट में भी हमने देखा डेटा सारा हमारे पास है, क्योंकि एक चार्ट में दोस्तों कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ सब कुछ आ जाता है। जो उसका चार्ट पैटर्न है वो कंपनी के नेचर को बताता है कि कंपनी कैसे चलती आई है और फ्यूचर में किस तरह से चलेगी। तो चार्ट का पैटर्न सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो चार्ट हमने देख ही लिया। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर आज की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आज जो है, कल की अगर बात करें मेनली हम, कल 95 रुपीज़ तक चला गया था। शार्प तेजी देखने को मिली थी 3% 3.5% के आसपास की, तो 95 तक एकदम जंप करके चला गया था। और आज की बात करें तो आज जो है गिरावट देखने को मिली है 90 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें जो है आज ब्लॉक डील देखने को मिली है। और अगर यहाँ पर बोला गया है कि जो 4.5% की इक्विटी जो है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई है। और अगर बात की जाए 4.5% की इक्विटी का मतलब यहाँ पर 28 करोड़ शेयर्स की बात की जा रही है, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में गए हैं। किस प्राइस पर? 90 रुपये के प्राइस पे। और कब गए हैं? एक दिन बाद, जब जो है इसने जो 8 स्टॉक्स हैं, दूसरे अगर 8 स्टॉक्स की बात की जाए तो उनके साथ इसने भी क्वालिफाई किया है एमएससीआई मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के लिए। तो इसने भी अदर 8 स्टॉक्स में इस के साथ साथ इसने भी इसके लिए क्वालिफाई। तो देखिए तो दोस्तों, एमएससीआई में उसी को शामिल किया जाता है जो एक मोमेंटम स्टॉक्स बना हुआ है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है और लगातार जो है मोमेंटम में चलता है। तो मोमेंटम स्टॉक्स की जो है, मोमेंटम स्टॉक्स को ही जो है एमएसआई में शामिल किया जाता है। तो बायर और सेलर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किए हैं अभी इन्होंने। तो अगर वैल्यू की बात की जाए या प्राइस की बात की जाए तो जो 28 करोड़ शेयर है उनका प्राइस की यहाँ पर बात की गई तो 2526 करोड़ रुपए के शेयर्स जो हैं उनकी ब्लॉक डील देखने को मिली है। 28 करोड़ जो है उनकी संख्या थी शेयर्स की। और इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 4.5% के आसपास की इक्विटी आप मानकर चल सकते हो। तो 90 के प्राइस पर ये ब्लॉक डील देखने को मिली है। और प्राइस की बात की जाए तो डील का जो प्राइस था वो 2526 करोड़ रुपए का आपको दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो दूसरे 8 स्टॉक्स में से एक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसने अपना रास्ता बनाया है एमएससीआई इंडेक्स ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल होने के लिए ऑन 31 अगस्त। जिससे क्या है, जिससे उम्मीद की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, वैसे भी एमएससीआई में शामिल हो गया तो फंड का इन्फ्लोज तो होगा ही होगा। तो इससे जो है इसके अंदर फंड का काफ़ी इन्फ्लो होगा, फंड जो है इसके अंदर बूस्ट होगा। तो काफ़ी सारा अब तो इसमें तेज़ी ही दिखाई देने वाली है एमएससीआई में शामिल हो गया तो देखिए दोस्तों, अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो ये एक महान साइक्लिक स्टॉक्स रह चुका है पास्ट में। तो अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर बात करें इसके 1 साल के रिटर्न्स की तो इन्वेस्टर का पैसा 1 साल में डबल कर दिया है। मेनली अगर देखा जाए जून 2022 से ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छे रनअप में है, तब से लेकर अब तक इन्वेस्टर का पैसा डबल कर दिया है इसने। और अगर बात की जाए ऑल टाइम रिटर्न्स की तो ऑल टाइम रिटर्न्स आपके सामने मात्र जो है 32% के रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। और लिस्टिंग की बात की जाए तो लिस्टिंग जो है 6 नवंबर 2015 से कंपनी बाजार में है। यानी अगर बात की जाए तो 7 साल के आसपास जो है आप मानकर चल सकते हो। तो 7 साल में पैसा कुछ भी नहीं बनाया है अगर बात की जाए तो। एक महान साइक्लिक स्टॉक्स को आप कह सकते हो। और अगर कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो उसमें भी जो है कभी जो है प्रॉफिट्स आसमान में, कभी पाताल में, तो इस तरह से दिखाई देंगे। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक और जो बड़े हमारे 4 बैंक हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक और एक्सिस बैंक, वहाँ उनके जैसी कंसिस्टेंसी इसमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी आपको। तो
देखिए दोस्तों, प्रॉफिट्स आपके सामने है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। तो कंपनी जो है घाटे में थी जून 2021 में, और तब से लेकर जो है कंसिस्टेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसके शेयर प्राइस में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आगे देखें वाई ऑन वाई बेसिस पे, तो वाई ऑन वाई बेसिस पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कभी प्रॉफिट्स बढ़ता है, कभी प्रॉफिट्स गिरता है। अभी पॉजिटिव में है, फिर अभी आसमान में था, अभी पाताल में पहुँच गया, और फिर थोड़ा ऊपर आ गया, फिर थोड़ा सा कम हुआ, और अब जो है आसमान छू रहे हैं। तो इस तरह की जो है इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई देगी। तो यही जो है आपको चार्ट में भी दिखाई दे रही है, रिटर्न्स में भी दिखाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों, बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि बैंकिंग स्टॉक्स में आपको क्या देखना चाहिए। बैंकिंग स्टॉक्स में आपको जो है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कासा आप देख सकते हो यहाँ पर। तो कासा आपको अच्छा खासा 50 के आसपास का दिखाई देगा। कासा का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। क्यों? देखिए दोस्तों, जो बैंक को सस्ता पैसा जो मिलता है, बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है दोस्तों, वो एसेट्स नहीं है। बैंक के एसेट्स होते हैं। बैंक जो लोन जो है लोगों को या फर्म को लोन देती है वो बैंक के लिए एसेट्स हैं। लेकिन हम जो पैसा जमा करवाते हैं, हम जो पैसा बैंक को देते हैं, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है, ना कि एसेट्स हैं। तो सस्ता पैसा बैंक को, सबसे सस्ता पैसा कहाँ से मिलता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से। क्योंकि सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, बैंक को काफ़ी कम इंटरेस्ट देना पड़ता है, और करंट अकाउंट पे तो बैंक को इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता है। तो कासा जो है ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। कासा जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैंक को सस्ता पैसा मिलेगा। लेकिन कासा के साथ साथ हमें जो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, यानी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कि उस सस्ते पैसे पे ब्याज कितना देना पड़ रहा है बैंक को। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी इसके साथ ही देखना होता है। जैसे हमने कासा देख लिया 49 का है, और अब कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा आपको यहाँ पर 5% का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी। यानी ये जो कासा है ये बैंक ने ज़्यादा ब्याज देकर इकट्ठा किया है, तो पैसा सस्ता नहीं पड़ रहा है, इसको काफ़ी महंगा पैसा पड़ रहा है। ये 5% का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दूसरे बैंक का भी हम देखेंगे। एक बार आप यहाँ पर जो है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफ़ी अच्छी तो नहीं, ठीक ठाक दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ एडवांस ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बैंक्स के लिए कासा भी ज़्यादा होना चाहिए, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके साथ साथ एडवांस ग्रोथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। और कम क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी कम होना चाहिए। प्लस जो है, जो NPA आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नेट NPA हैं वो भी कम होने चाहिए। तो बैंक के NPA अभी कम हुए हैं। एक साल के NPA आप यहाँ पर देख सकते हो 0.86 है, और पीछे तो NPA काफ़ी ज़्यादा थे। तो अच्छी बात है, अभी NPA कम हो गए हैं। और सब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, NPA तो वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन जो है ROE भी इम्पोर्टेंट, और रिटर्न ऑन एसेट। मैंने आपको बताया जो बैंक लोन देती है वो बैंक के लिए एसेट होते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट ROA भी देखना जरूरी। एक साल का ROA काफ़ी अच्छा है, बैंक का ROA बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 1.13 ROA अच्छा कहा जा सकता। तो ROA इम्प्रूव हुआ है बैंक का। तो अच्छा रिजल्ट जो है बैंक ने अभी पब्लिश किया है। तो दूसरे बैंक का ROA आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। अगर बात की जाए दूसरे बैंक, ICICI बैंक का ROA इससे अच्छा नज़र आता है 2.13, और इसका तो मात्र 1.13 है। तो ICICI बैंक का ROA काफ़ी अच्छा है। अगर PE देखो तो PE जो है इसका काफ़ी महंगा आपको दिखाई देगा। 22 का PE, 22.72 का PE, और जो ICICI बैंक का PE है वो, यानी ICICI बैंक इससे सस्ता पड़ता है आपको, ये आपको महंगा पड़ता है। ROA अच्छा मिलता है ICICI बैंक में, और IDFC फर्स्ट बैंक में ROA कम मिलता है। और अगर चलो देख लेते हैं, तो देखिए दोस्तों, ये रिकॉर्ड है ICICI बैंक का। IDFC फर्स्ट बैंक में हमने देखा था कासा 49 था, 50 के आसपास था। यहाँ पर आप कासा देख सकते हो, कासा मात्र 45 है, यानी कासा कम है। तो कासा ज़्यादा होना चाहिए था, IDFC बैंक से कम है। लेकिन इसके साथ मैंने बोला कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देखना जरूरी है। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं इसका। तो देखिए दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी यहाँ पर देख सकते हो, मात्र जो है 3% का, 3.5% से थोड़ा सा ऊपर कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी, यानी इस बैंक को सस्ता पैसा मिल रहा है
आईडीएफसी से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके पास सस्ता पैसा ज़्यादा अवेलेबल है आईडीएफसी से कंपेयर किया जाए। हालांकि कासा थोड़ा कम है, लेकिन जो जितना भी कम है तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी उससे भी कम है, तो इसको ये पैसा काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, तो ये बैंक के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और अगर एडवांस ग्रोथ देखें तो उसमें थोड़ा एडवांस ग्रोथ ज़्यादा थी, इसमें थोड़ा सा एडवांस ग्रोथ कम है, और उसमें CAR कम था, इसमें CAR ज़्यादा है, तो ठीक है। बाकी अच्छा कहा जा सकता है, काफ़ी हेल्दी कहा जा सकता है ये। देखिए दोस्तों, आप एनपीए देख सकते हो, यहाँ पर एनपीए बिल्कुल आपको कम दिखाई देंगे 0.86 थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, और यहाँ पर आप देखो 0.51, काफ़ी अच्छे एनपीए। 3 साल के भी एनपीए एक से कम है, उसमें 3 साल के एनपीए ज़्यादा थे। हालांकि अब वो इम्प्रूव कर रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हो। अगर आरओए देखें हम, आरओए बढ़ता जा रहा है लगातार, तो आरओए देख सकते हो आप लगातार बढ़ता जा रहा है, काफ़ी अच्छा आरओए कहा जा सकता है 1 साल का 2.13। और चलते चलते एक बार एचडीएफसी बैंक का भी छोटा सा रिकॉर्ड देखना चाहो तो देख सकते हो आप, जो है कासा यहाँ पर देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का बिल्कुल आपको कम दिखाई दे रहा है, 44, दोनों बैंक से कम कासा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लेकिन जो है कैपिटल जो है कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं एक बार। तो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक से भी कम नजर आएगा आपको, तो है इसका कॉस्ट, इसको और भी सस्ता पैसा ये पड़ रहा है आईसीआईसीआई दोनों बैंक से अगर कंपेयर किया जाए। और CAR जो है, CAR काफ़ी अच्छा दिखाई देता है 19 का, और एडवांस ग्रोथ थोड़ी सी यहाँ पर कम दिखाई देगी दोनों बैंक से। लेकिन अगर बात करो आप यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर आरओए, तो आरओए जो है दोनों बैंक से, चलो आईसीआईसीआई से तो थोड़ा कम है, तो आरओए जो है ठीक ठाक है, फिर भी 2 के आसपास कहा जा सकता है, 1 साल का 2 के आसपास या मानकर चल सकते हो। आईसीआईसीआई बैंक से तो थोड़ा कम है। लेकिन अगर एनपीए देखिए दोस्तों, एनपीए सबसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एनपीए बहुत ही कम, 0.5 से भी कम, ये चाहे 1 साल के देखो, चाहे 3 साल के देखो, चाहे 5 साल के देखो, बिल्कुल कम जो है एनपीए आपको दिखाई देंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही कम है, तो काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त बैंक कहा जा सकता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमने ये सब डेटा जो है बैंक को एनालाइज कर लिया। तो बाकी मेरे हिसाब से आपको जो है रिस्क नहीं लेना है, तो आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और जो है कोटक बैंक के साथ आप जा सकते हो, और एक्सिस बैंक को भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो ही आप जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ जाएं, क्योंकि जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा साइक्लिक नेचर का कहा जा सकता है, तो पता नहीं कब जो है प्रॉफिट्स वापस पाताल में जा सकते हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी ठीक है, देखते हैं, अभी तो अच्छा चल रहा है, तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ओके, जो है टेक्निकल्स हम देखना नहीं चाहेंगे आईडीएफसी बैंक के ऑल टाइम हाई के आसपास है, कोई फायदा नहीं टेक्निकल्स में वीडियो को लंबा करने का। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।